हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम। और हम लोग सीख रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलो, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी ज्यादा कुछ तो चीजें बची नहीं है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है और करने हमने अच्छे अच्छे, बट साहब डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बोलो तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो उसमें से हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एकदम बढ़िया से ध्यान देना, जिसका नाम है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। क्या बोला मैंने? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी माने क्या बोलता है? ये बेसिकली ऐसा मॉडल है कि जो मल्टी फैक्टर्स को कंसीडर करता है। सर क्या मल्टी फैक्टर्स वगैरह कुछ नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ ही समझ में आपको एकदम कुछ ही समय में एकदम अच्छे से समझ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने बस टाइटल देना है मेरे साथ। क्या देना है? हेडिंग देना है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी और आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल। एपीटी कुछ भी बोल सकते हो। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी और आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, बस अच्छे से ध्यान देना है। अभी कुछ लिखना नहीं है इसके बाद में, इतना ही लिख लिया, टाइटल दे दिया, दैट्स इट। ठीक है, हाँ अभी ध्यान देना एकदम अच्छे से, मैं लिखा के दूंगा, प्लीज बस कंसंट्रेशन करना, बाकी कुछ नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने, आपको याद रहेगा, सीएपीएम पढ़ा था। सीएपीएम कब पढ़ा था रे? कब पढ़ा था? कब पढ़ा था? कब पढ़ा था? कब पढ़ा था? सर हम लोगों ने दो थ्योरीज देखे थे, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एंड कैपिटल मार्केट थ्योरी। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एंड कैपिटल मार्केट थ्योरी, उसमें से जब कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ा था, तो कैपिटल मार्केट थ्योरी में हम लोगों ने रिलेवेंस लिया था कि साहब पोर्टफोलियो में मेजरली मैटर जो करता है रिटर्न के लिए, दैट इज व्हाट योर सिस्टमेटिक रिस्क। एंड इसीलिए सीएपीएम मॉडल जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करता है। सही है क्या? सीएपीएम मॉडल जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करता है, मतलब मार्केट के फोर्सेस को कंसीडर करता है। एंड दैट्स व्हाई हमारा फॉर्मूला सीएपीएम के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का बनता था। क्या बनता था? फटाफट से याद करो साहब, बचपन से सीखते आ रहे हैं। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला बनता था बेसिकली। किसके लिए? सीएपीएम। जहां पे ये जो बीटा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज द सिस्टमेटिक रिस्क, ओनली सिस्टमेटिक रिस्क, और कोई रिस्क ही नहीं ले रहे हम लोग यहाँ पे। समझ रहे? एंड हम क्या बोले कि साहब ये जो मार्केट का रिटर्न है, ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम ले रहे हैं। मार्केट का रिस्क प्रीमियम इन रिलेशन टू कंपनीज और मार्केट के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज व्हाट योर सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज बीटा। तो कितना है ये? टोटलिटी में हम लोग लिए कंपनी रिस्क प्रीमियम और स्टॉक रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अभी मुझे बात करनी है, ये हुआ कैपिटल मार्केट थ्योरी। कहां पे? कैपिटल मार्केट थ्योरी में। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी थोड़ा है ना हटके बात करता है। क्या बोला? थोड़ा हटके बात करता है, बल्कि कि एक बात अलग है, अभी आपको समझ जाएगा कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं है, ध्यान रखना। ये तो काफी यूज हो जाता है सीएपीएम का। कैपिटल मार्केट थ्योरी इज द फुल्ली प्रैक्टिकल। सीएपीएम का फॉर्मूला यूज होने वाला है आपको आगे जाके कैलकुलेशन करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी में। प्रैक्टिकल लाइफ में भी सर यही यूज होता। बट अभी एक थ्योरी ये बोला था कि ये जो पर्टिकुलर बीटा है ना, ये पूरे के पूरे मार्केट पोर्टफोलियो को कंसिडर कर रहा है। याद है आपको? जब मैं बीटा बोलूं तो ये बीटा माने किसके लिए ले रहा है? ये स्टॉक वर्सेस मार्केट पोर्टफोलियो ले रहा है। और मार्केट पोर्टफोलियो में हमने देखा था, एग्जांपल बोल सकते हो भैया? प्लीज प्लीज बोलो मुझे। सब मार्केट पोर्टफोलियो बोला मैंने, निफ्टी लो, सेंसेक्स लो, निफ्टी सेंसेक्स आपकी जो मर्जी। तो मार्केट पोर्टफोलियो इंडिकेट करा जाता है ये इंडेक्स के हिसाब से। तो ये बेसिकली मॉडल क्या बोलता है, ध्यान दो। सीएपीएम मार्केट पोर्टफोलियो को ले रहा है, सभी के सभी चीजों को ले रहा है एक ही साथ में, डायरेक्टली कंपेयरिंग विद द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ कंपैरिजन किसके साथ? स्टॉक के साथ। एंड दैट्स हाउ दैट इज कंसीडरिंग योर बीटा विद दिस पर्टिकुलर सिस्टमेटिक रिस्क। बट एक तज्ञ विद्वान ने बात करी कि भैया ये मार्केट में तो बस एक ही रिस्क थोड़ी ना है, ये मार्केट पोर्टफोलियो जिन जिन चीजों के वजह से इफेक्ट होने वाला है ना, ये बस एक ही चीजों के वजह से इफेक्ट नहीं होने वाला, एक ही चीज के वजह से इफेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी द लॉट ऑफ फैक्टर्स इन द मार्केट। इतने सारे फैक्टर रहेंगे मार्केट में कि जिनके वजह से फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट। सही है? मार्केट के इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे जो स्टॉक को अफेक्ट करेंगे। किसको अफेक्ट करेंगे? स्टॉक का अफेक्ट करेंगे। अलग अलग फैक्टर्स। हर एक फैक्टर का क्या सेम रिस्क है? नो ना यार। सर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का अलग रिस्क हुआ,
गवर्नमेंट पॉलिसी में मैं जब बोलो इंटरेस्ट रेट्स अलग रिस्क हुआ, इंटरेस्ट रेट इज द अलग, जीडीपी अलग, जीडीपी अलग, से अलग 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 मार्केट फोर्सेस है, डिमांड सप्लाई अलग फोर्स है, अलग फैक्टर्स का अलग रिस्क है। तो मैं कैसे के सभी फैक्टर्स को साथ में लेके डायरेक्ट निफ्टी को एज अ वन मार्केट पोर्टफोलियो लेके कंपेयर कर सकता हूं? लॉजिकल बोला ना, बहुत लॉजिकल बात है। बोले इसमें अगर मान लो 4 फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो 4 फैक्टर्स है, तो मैं क्या करता हूं, इन चारों फैक्टर्स को मिला के एक बीटा को लेता हूं, एंड ये बीटा जो आता है मेरा मार्केट पोर्टफोलियो का विथ रिस्पेक्ट टू द स्टॉक का बीटा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट, सॉरी उल्टा, स्टॉक का बीटा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट। तो ये बीटा जब भी ले रहे हैं तो ये सिस्टमैटिक रिस्क ओवरऑल मार्केट पोर्टफोलियो को कंसीडर कर रहा है, माने ये चारों के चारों फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है साथ में, एंड वो साथ में बस एक ही चीज ले रहा है, सबको साथ में इंडिविजुअली, मतलब कुछ अहमियत ही नहीं दे रहा है। वो बोले सबका रिस्क सेम ही है, बट ये तो नहीं ना सब, हर एक फैक्टर का अलग अलग रिस्क है, हर एक फैक्टर का होने का प्रोबेबिलिटी अलग है, हर एक फैक्टर का अफेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी अलग है, कितना इंपैक्ट आएगा उसका टेंडेंसी, उसका इंपैक्ट वो भी अलग है। तो ये फैक्टर बस ये बेसिकली थ्योरी बस वही बात करा। बोले तुम लोग सिर्फ एक बीटा नहीं ले सकते या एक मार्केट रिस्क का प्रीमियम नहीं ले सकते। क्या बोले? तुम लोग यहां पे एक मार्केट रिस्क का प्रीमियम नहीं ले सकते, आपको अगर मैं बोलूं तो फैक्टर वाइज जाना पड़ेगा, आपको बीटा भी फैक्टर वाइज लेना पड़ेगा, आपको मार्केट रिस्क का प्रीमियम भी फैक्टर वाइज लेना पड़ेगा। आप एक ही चीज लेके काम नहीं कर सकते, लॉजिकल है। अगर आपने एक ही चीज ले लिया तो मतलब आप एज्यूम कर रहे हो कि सभी के सभी फैक्टर्स लगातार उतना ही इंपैक्ट करने वाले हैं और किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। सर ये पॉसिबल तो है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या बोला, तुम्हारा ये जो फॉर्मूला ये रहने दो ऐसे ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोले, बट ये सेकंड वाले इसमें ना थोड़ा चेंज करो। क्या करो? अभी एपीटी क्या बोलता देखो, एपीटी बोलता जब हम लोगों को आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एपीटी क्या बोलता, जब हम लोगों को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ना, तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में तुम लोग आरएफ में जरूर जोड़ना प्रीमियम को, बट वो प्रीमियम जो रहेगा ना वो इंडिविजुअल फैक्टर का इंडिविजुअल प्रीमियम लेते जाना। मतलब मैं बोलूं कि पहले फैक्टर का प्रीमियम टोटल मार्केट का नकलो, फैक्टर 1 का प्रीमियम इंटू फैक्टर 1 का बीटा, फिर से लिखा के देने वाला हो, अभी तो बस ऐसे लिख रहा हूं, जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर 2 का प्रीमियम इंटू फैक्टर 2 का बीटा प्लस फैक्टर 3 का प्रीमियम इंटू फैक्टर 3 का बीटा। ऐसे चलते जाओ, जितने जितने फैक्टर्स रहेंगे फैक्टर n का प्रीमियम इंटू फैक्टर n का बीटा। लॉजिकल है। वो बोले तुम अलग अलग हर एक फैक्टर का अलग लो, इसका प्रीमियम अलग लो, इसका बीटा अलग लो, इसका प्रीमियम बीटा अलग लो, इसका प्रीमियम बीटा अलग लो, इसका प्रीमियम बीटा अलग लो, दैट्स इट। सबको साथ में मिलाओ एंड फिर टोटल करो, ये टोटल प्रीमियम तुम्हारा बनना चाहिए। तुम लोग इंडिविजुअली फैक्टर्स को अहमियत नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे इंडिविजुअली फैक्टर्स को अहमियत दो, आपका काम बन जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। बट ये लॉजिक प्रैक्टिकली कितना रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोला चलेगा, बिकॉज हर एक फैक्टर का बीटा निकालना, हर एक फैक्टर का प्रीमियम निकालना वेरी डिफिकल्ट। कैसे कैसे पॉसिबल है यार, आप बताओ ना मुझे। मैं इंडेक्स लेके कंसीडर कर सकता हूँ, निफ्टी लेके कंसीडर कर सकता हूँ, जिसमें काफी सारे फैक्टर्स रहेंगे। अभी वो हर एक फैक्टर्स, हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग सुटेबली कितना सर अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर्स बनेंगे। सो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि हर एक फैक्टर का बीटा कितना, हर एक फैक्टर का प्रीमियम कितना, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करो एंड फिर सभी के सभी फैक्टर जो जो इफेक्ट करते हैं उस स्टॉक को, तो सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके आप लोग प्रीमियम लो, टोटल प्रीमियम। तो साहब ये तो बैंड बच जाएगी प्रैक्टिकल लाइफ में। एंड दैट इज द रीजन, ये बस थ्योरी बन के रहेगा, इसका कुछ प्रैक्टिकली रिलेवेंस नहीं है। लॉजिक समझा? बात बहुत सही करी, बात में कोई मतलब सर ये नहीं बोल सकते कि दम नहीं है, ऑब्वियसली दम है, एकदम दमदार बात है ना भैया, सिंपल है, लॉजिकल है कि हर एक फैक्टर्स का अलग अलग लो, पेन पेपर लिखेंगे साहब। देखो सिंपल बात है, मैं बोलूं आपको कि बहुत अच्छा है कि आपका 10 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी मान लो, चलो एक एग्जांपल, अभी ये एसएफएम का छोड़ दो, मैं बोलूं एक बड़ा एग्जांपल लिया कंसोलिडेशन का, ठीक है, एफआर में आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहीं पर भी ले लो, एक मैं कंसोलिडेशन अमालगमेशन का प्रॉब्लम बोलूं, हमें भी पता है, लॉजिकल है कि साहब मान लो 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 45 मिनट लगने वाले,
क्या बोले, 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 45 मिनट लगने वाले हैं, सबको बताए 45 प्लस मिनट्स लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने को। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 घंटे हमारे पास, 3 घंटे में 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, तो 3 घंटे में 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करना है तो लगभग मेरे पास होना चाहिए 1.7 टाइम्स। अगर मैं 1.7 टाइम्स करूँ 16 मिनट्स का, तो 1.7 टाइम्स में मेरा ये हो जाता है 16 और 1.7 करो कितना मिनट्स होता है, लगभग 25 मिनट्स, लगभग 27 मिनट्स, 27 मिनट्स में थियोरेटिकली होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। यही तो करते हैं ना स्टडी के टाइम। स्ट्रेटेजी क्या करते हैं कि भैया मेरा 1.7 टाइम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसका जितना मार्क्स रहेगा उसका टाइम्स में। अगर मैं 16 मार्क का क्वेश्चन देखो अमालगमेशन का, कंसोलिडेशन का, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भैया मेरा 45 प्लस मिनट्स एक्चुअल में लगता है। अगर मैं ऑन पेपर जाऊँ, मेरा जो स्ट्रेटेजी है तो वो बोलता है कि 27 मिनट, जो कि इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 16 मार्क का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 27 मिनट में सॉल्व करना मैक्सिमम। इसके ऊपर तो आपके पास पेपर के ऊपर स्ट्रेटेजी करने के लिए टाइम है ही नहीं। तो सर सिंपली बात बोली, ऑन पेपर बहुत अच्छा है, ऑन पेपर बोल सकते हैं कि ये होना चाहिए, दिस शुड बी देयर, बट क्या एक्चुअल में पॉसिबल है क्या? नो, एक्चुअल में प्रोबेबल नहीं है। 27 और 45 मेजर डिफरेंस है। एंड दिस इज हाउ इट ऑकर्स। समटाइम्स इट इज मोर लॉजिकल कि भैया इतना होना चाहिए, ये है वो है, दिस शुड बी देयर, बट इट विल नॉट बी दैट मच प्रैक्टिकेबल। एंड दैट इज हाउ सर ARP, ये जो हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, APT, ये क्या हुआ साहब, इसके वजह से प्रैक्टिकली रिलेवेंट नहीं बना। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत अच्छे से समझ गया होगा आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हर एक फैक्टर का अलग अलग लो, अभी लिखा के देने वाला हूँ, ध्यान रखना एकदम अच्छे से। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं ऐसे ही ना ड्राफ्ट वे में रखता हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही ना ड्राफ्ट वे में रखता हूँ। ठीक है, अभी एक्चुअल में हमारा है ना डिस्कशन यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। ठीक है, चलो फटाफट से, आप लोगों ने टाइटल दिया है, मुझे एक बार टाइटल देने दो फिर से। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या क्या लिखी थी, पहला पॉइंट लिखो। देयर आर टू प्राइसिंग थ्योरीज, कैपिटल मार्केट थ्योरी इन ब्रैकेट CMT, पहला ये थ्योरी था, एंड सेकंड इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। APT। ठीक है, both of these theories, second point, both of these theories assume that the unsystematic risk, क्या बोल रहा हूं एकदम समझ लेना, the unsystematic risk is diversifiable। सही है, अनसिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफाइबल है, एंड दैट्स व्हाई एंड सो irrelevant। therefore return of a stock, return of a stock depends upon only systematic risk। सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क पे डिपेंड करता है, ऐसा ये थ्योरी बोलते हैं। कौन से? दोनों के दोनों थ्योरी यही बोल रहे, प्लीज ध्यान रखना, दोनों के दोनों थ्योरी यही बोल रहे, डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा।
ये भी क्या बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि बीटा को ही कंसीडर करो सीएमटी, ये भी बोल रहा है बीटा को ही कंसीडर करो। डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ये भी बोल रहा है, एपीटी भी बोल रहा है कि सिस्टमेटिक रिस्क की लो, सीएमटी भी बोल रहा है कि सिस्टमेटिक रिस्क की लो सीएपीएम के थ्रू। बट साहब फर्क अभी इधर नहीं है, फर्क दूसरी जगह पे है, ध्यान रखो। थर्ड पॉइंट, फर्क कहां पे देख लो। सिस्टमेटिक रिस्क एक बार लिख लेते हैं फिर से, सिस्टमेटिक रिस्क, systematic risk is measured as the sensitivity of the stock sensitivity of the stock, that is beta। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अभी डिफरेंस लिखेंगे। एज पर सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, देयर इज ओनली वन सिस्टमेटिक रिस्क। सिर्फ एक ही सिस्टमेटिक रिस्क है, याद है, सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर आई वुड से, दैट इज मार्केट पोर्टफोलियो। सही है क्या? दैट इज निफ्टी और इन निफ्टी, सेंसेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। बट फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, एज पर एपीटी as per EPT, the true market portfolio does not exist, ट्रू मार्केट पोर्टफोलियो एग्जिस्ट नहीं करता बोले, एंड प्रॉक्सीज सच एज, ये जो प्रॉक्सीज हम ले रहे हैं ना, निफ्टी सेंसेक्स, प्रॉक्सीज सच एज, एक प्रॉपर लैंग्वेज लिख के देना, इसलिए पहले लिख के रखा हुआ ये सब चीजें। प्रॉक्सीज सच एज सेंसेक्स, निफ्टी do not contribute that level at better level, best level। ठीक है, so here we consider risk and premium of different factors individually, and then take a sum of that। ठीक है, सो इससे हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन अबव, वी कैन से दैट, ये वर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कभी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। वी कैन से दैट सीएपीएम इज द सिंगल फैक्टर मॉडल while APT is the multi-factor model। परफेक्ट, आई होप आपका लिखे हो गया। अगर किसी का लिखे नहीं हुआ तो प्लीज है ना, आप लोग एकदम फटाफट से लिखे ले लो वीडियो को पॉज करके, ये दिखा रहा हूं मैं।
ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हुए। अभी एक एग्जांपल लेना है बढ़िया वाला, आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कैसे करना है, समझ गया होगा वैसे तो, काफी इजी है ना। चलो साहब, ये ऊपर का रहा था क्या कुछ, एक बार दिखा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, क्या होता है क्या नहीं होता, वेरी इजी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें दिक्कत। ठीक है, एग्जाम्पल लो, लिखा के दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ध्यान रखना। कंसीडर टू फैक्टर EPT world where factor 1 is the, that is ब्रैकेट में F1 लिखो, इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ GDP and factor 2 ब्रैकेट में F2 इज इक्वल टू ऑयल प्राइस। दो फैक्टर से बोले, एक ऑयल प्राइस है जो डिटरमाइन करता है, जो अफेक्ट करता है, एंड सेकंड है ग्रोथ रेट ऑफ द GDP। ये दो फैक्टर्स है, वेरी इजी क्वेश्चन, दो ही फैक्टर्स लिए, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन को बढ़ावा नहीं देंगे बड़े लेवल पे, ठीक है, जरूरत नहीं। कुछ कुछ चीजें हमारे पास है अवेलेबल, क्या क्या चीजें देखो। सबसे पहले मैं बोला कि दो स्टॉक्स है, स्टॉक ए, स्टॉक बी। इन लोगों का है ना सेंसिटिविटी ले लेते हैं, सेंसिटिविटी माने बीटा, ठीक है। स्टॉक बी का भी सेंसिटिविटी है, तो बीटा ए एंड बीटा बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा ए, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा बी, ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर। ठीक है, बीटा ए बीटा बी। उसके बाद में एक और एक फैक्टर, ये जो फैक्टर रिस्क है, इनके प्रीमियम्स भी लेने पड़ेंगे हम लोगों को, बस कैलकुलेशन की बात चल रही है यहाँ पे। फैक्टर रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है हमें, मतलब जो हम RM माइनस RF करते थे वैसा ही, ठीक है, कि रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू दैट मार्केट का फैक्टर माइनस RF, वो जो प्रीमियम दिया है, ठीक है, वो वाला प्रीमियम दिया है। एंड एक लास्ट वाला चीज है ना, RF भी ले लो, कितना है RF, चलो ये इतना टेबल में ले लेते हैं, दोनों दो फैक्टर्स के रिगार्डिंग, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। फैक्टर 1 के केस में स्टॉक ए का सेंसिटिविटी कितना बनता है 0.6, यहां पे बनता है 0.8, समझ रहे हैं आप लोग। बीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर 1 एंड बीटा बी विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर 2, ठीक है। बीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर 1 एंड बीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर 2, सॉरी बीटा बी बोला था गलती से शायद, बीटा बी, ये दोनों फैक्टर्स के रिगार्डिंग कितना सेंसिटिविटी रखता है, कितना चेंज होने की सर अहमियत रखता है, दैट इज 1.3 एंड 1.6। हमने बोला दोनों फैक्टर्स में रिस्क प्रीमियम, पहले फैक्टर्स का रिस्क प्रीमियम है 3%, कि इस फैक्टर की वजह से 3% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए एवरी परसेंटेज के केस में, एंड इधर 5% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, सही है। एंड अगर मार्केट में जाओ तो RF कितना मिलता है आप लोगों को, RF मिलता है 6%, RF इज इक्वल टू 6%, ठीक है। सो अगर ये सीन होता है तो इन दैट सिनारियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइड्स कि हाउ टू बेसिकली कैलकुलेट द, हम लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। हम लोगों को सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखा के दे रहा हूं, ध्यान में रखो। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट, दो तीन क्वेश्चन सब साथ में ले लेंगे, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, लिख लो आप लोग। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच स्टॉक, ठीक है। सेकेंड चीज है ना, थोड़ा इसको है ना कॉम्प्लेक्स भी बना देते हैं, मतलब ज्यादा सारी चीजें एक ही एग्जांपल में कवर हो जाएगी, कुछ एडिशनल चीजें लेते हैं। लेट्स से रुको, इफ इन्वेस्टर हैज
₹80 lakh funds available with him he can short sell ₹20 lakhs for stock A and invest entire, शॉर्ट सेल करने से 20 लाख रुपए उसको मिलेंगे एंड फिर इंटायर ₹100 लाख जो बनेगा, उसके पास में 80 लाख रुपए थे तो 20 लाख रुपए शॉर्ट सेल करने की वजह से मिले तो बन गए टोटल 100 लाख रुपए। इन्वेस्ट इंटायर 100 लाख रुपए इन स्टॉक बी, स्टॉक बी में पूरा की पूरा सर पैसा लगाएगा 100 लाख रुपए। तो नाउ फाइंड आउट द factor sensitivity in the scenario and expected return of this portfolio. तो ऐसे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाली है हमने, ये भी ले लिया। और एक थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो। देखो एक ही इसमें 3 चीजें कवर हो रही है, काफी इजी है, अच्छे से ध्यान आएगा आपको, सब चीजें समझ जाएगी। इसलिए यूजिंग ए एंड बी, पोर्टफोलियो को बनाओ बोल रहे हैं ए एंड बी को मिला के, विथ यूनिट सेंसिटिविटी टू जीडीपी ग्रोथ रेट, ये थोड़ा बढ़िया है। ऑल्सो कंप्यूट बीटा ऑफ दिस पोर्टफोलियो एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये बनाए हुए एग्जाम्पल्स है, प्लीज ध्यान रखना, ये बनाए हुए एग्जाम्पल्स है, इसको आपको मॉड्यूल में सर्च करने की जरूरत नहीं है, मिलेगी भी नहीं कहीं पे। ठीक है, बस समझने के लिए है, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से अलग अलग एंगल से एक ही इसमें कवर कर लेंगे। तीनों चीजें हैं, अच्छे से ध्यान रखो। आप लोगों का लिख के हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्लीज फटाफट से पॉज करो वीडियो को एंड लिख के ले लो ये वाली चीजें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड एक्सप्लेन करते करते ही लिख के ले लेना आप लोग, पॉज करके वीडियो को, जहां पर भी जो चीज बचा है देख लो। एक 2 फैक्टर का ईपीटी है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का मॉडल है, वर्ल्ड है, जहां पे एक फैक्टर आ रहा है ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी का ग्रोथ रेट दिया है बोले, एंड सेकंड फैक्टर है जो ऑयल प्राइस है। मतलब ये 2 फैक्टर्स है ना अफेक्ट करते हैं स्टॉक के प्राइजेस को। एक अफेक्ट करता है कि जीडीपी कितना ग्रो होगा उस कंट्री का, वो मैटर करेगा। माने इंडिया का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इंडिया का जीडीपी कितना ग्रोथ करेगा वो डिटरमाइन करता है स्टॉक का रिटर्न को। एंड सेकंड चीज ऑयल प्राइस का क्या सिनेरियो रहेगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा घटेगा, वो मूवमेंट ऑयल प्राइस का इन्हें डिटरमाइन करता है स्टॉक के रिटर्न को। ठीक है, कैसे डिटरमाइन होगा, कितना सेंसिटिविटी है, तो मैं बोलूं अगर मैं स्टॉक ए को लूं तो ए का स्टॉक है ना, पहला फैक्टर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके वजह से 0.6 टाइम्स क्या करता है साहब, सेंसिटिविटी है। मतलब अगर स्टॉक ग्रोथ रेट कुछ 0.1 ग्रोथ रेट अगर 1% में होता है तो यहाँ पे उसका इंपैक्ट 0.6% आ जाता है। यहाँ पे जो आता है F2 सेकंड फैक्टर, यहाँ पे 0.8 टाइम्स सर इसको क्या करता है, इंपैक्ट करता है स्टॉक ए को। स्टॉक बी को अगर देखें तो ये 1.3 एंड ये 1.6 टाइम्स इंपैक्ट करता है मार्केट के उस पर्टिकुलर फैक्टर के 1.3 टाइम्स एंड 1.6 टाइम्स। ठीक है, फैक्टर रिस्क का प्रीमियम, अगर मैं ये दोनों फैक्टर्स को देखूं, मतलब इस फैक्टर के वजह से जो मार्केट में रिस्क मिल रहा है मुझे, और बेसिकली जो इस फैक्टर के वजह से मैं स्टॉक में रिस्क ले रहा हूं, स्टॉक का रिस्क, इस फैक्टर की वजह से जो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने का रिस्क ले रहा हूं, तो वो रिस्क का मुझे प्रीमियम इतना मिलना चाहिए 3%। अगर मतलब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 3% मिलता है, क्या बोला, 3% मिलता है इस फैक्टर के रिस्क के प्रीमियम के लिए। ना मुझे एग्जैक्टली स्टॉक में उतना मिलेगा क्या, नो,
बोले ये फैक्टर को अगर आप मार्केट में देखो तो ये फैक्टर को 1% का रिस्क लेने की वजह से आपको 3% का प्रीमियम मिलता है। बोले 1 टाइम रिस्क लेने के लिए आपको 3% का प्रीमियम मिलता है। तो आप अगर स्टॉक ए में इन्वेस्ट करें तो 0.6 टाइम्स रिस्क ले रहे हो, तो ये 3% इंटू 0.6 टाइम्स आपको प्रीमियम मिलना चाहिए। लॉजिकल है, यही बात कर रहे थे। मार्केट का रिस्क प्रीमियम इज आरएम माइनस आरएफ। सही है कि मार्केट का रिस्क प्रीमियम कितना था, वो उसके जगह पे ये 3% है कि उस फैक्टर का रिस्क प्रीमियम कितना है, मतलब मैं उस फैक्टर की वजह से जो देखो रिटर्न कितना मिलना चाहिए। अगर 1 टाइम अगर चेंज होता है तो उस फैक्टर में इन्वेस्ट करने से मुझे 3% का प्रीमियम मिलता है। बट मैं उस फैक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट वो फैक्टर पूरा 100% इंपैक्ट नहीं कर रहा है स्टॉक ए को, वो सिर्फ 0.6 टाइम्स इंपैक्ट कर रहा है। तो मुझे 3% पूरा 100% वाला प्रीमियम मिलना चाहिए क्या? नहीं ना, बिकॉज मैं 100% इंपैक्ट वाला रिस्क नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस 60% का रिस्क ले रहा हूं, 0.6 टाइम्स रिस्क ले रहा हूं। तो मुझे ये 3% का प्रीमियम इंटू 0.6 करूंगा तो 2.4% का प्रीमियम मिलेगा। क्यों? बिकॉज मैं ये फैक्टर को जो इंपैक्ट, ये फैक्टर से जो यहां पे स्टॉक में इंपैक्ट हो रहा है उतना मैं रिस्क ले रहा हूं। तो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 2 फैक्टर्स का रिस्क उठाना है, एक फैक्टर ये फैक्टर 1 का एंड फैक्टर 2 का रिस्क उठाना है। तो बोले फैक्टर 1 का रिस्क उठाओगे 100% तो आपको 3% का प्रीमियम मिल जाएगा। बट आप 100% रिस्क नहीं उठा रहे हो, आप 60% उठा रहे हो, 0.6 टाइम्स उठा रहे हो, तो आपको 3% का 0.6 टाइम्स माने 2.4% का प्रीमियम मिलना चाहिए। एंड सेकंड फैक्टर का भी तो रिस्क उठा रहे हो, तो यहाँ पे सेकंड फैक्टर में अगर पूरा की पूरा रिस्क लो तो 5% का प्रीमियम मिलेगा। बट पूरा रिस्क नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ 0.8 टाइम्स रिस्क ले रहे हो इस स्टॉक में, तो इन दैट सिनेरियो 5% का 0.8 टाइम्स माने 4% आपको प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ का सॉरी यहाँ पे 2.4 बोला था क्या गलती से, 3% इंटू 0.6 दैट इज 1.8, ये 1.8 एंड यहाँ पे 4%, तो माने 5.8% का आपको क्या है टोटल प्रीमियम मिलेगा ओवर एंड अबव योर आरएफ। तो 6 प्लस 5.8 स्टॉक ए का रिस्पेक्टेड रिटर्न कितना बनेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बनेगा, 6 प्लस 5.8 दैट इज 11.8%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम मुंह पे हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, वेरी इजी, लॉजिकली समझ गया। वैसे ही आगे क्या बोल रहा है देखो, वही क्वेश्चन बोले कि हर एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। ए का तो निकाल ली 11.8%, वैसे ही बी का निकालेंगे, लॉजिकल है, आप लोग निकालो फटाफट। सेकंड चीज, इफ इन्वेस्टर हैज 80 लाख, वो बोले इन्वेस्टर के पास 80 लाख रुपए फंड्स अवेलेबल एंड वो उसने शॉर्ट सेल करने का सोचा है शॉर्ट स्टॉक ए को, सॉरी इधर स्टॉक बी की जगह स्टॉक ए होना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 80 लाख रुपए बट मुझे 80 लाख नहीं करने, मुझे स्टॉक बी में 100 लाख इन्वेस्ट करने, तो मैं 20 लाख कहां से लाऊं? तो बोले स्टॉक ए को शॉर्ट सेल कर दूंगा। बोले ठीक है, स्टॉक ए को 20 लाख रुपए शॉर्ट सेल करके मिल गए उसको। शॉर्ट सेल करना माने पहले सेल करो बाद में खरीद लेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग स्टॉक ए को शॉर्ट सेल करा और 20 लाख रुपए लिए, और वो 20 लाख रुपए जो उसके पास 80 लाख थे, ऐसा टोटल 100 लाख रुपए हो गए और उसने स्टॉक बी में इन्वेस्ट करा। तो वो बोले इस केस में फैक्टर का सेंसिटिविटी कितना बनेगा, इंपैक्ट कितना आएगा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बनेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद में बोले तुम्हारे पास है ना एक ही यूनिट सेंसिटिविटी कंसीडर करो जीडीपी ग्रोथ रेट का। यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स थे ना, जीडीपी ग्रोथ रेट एंड सेकंड थिंग ऑयल प्राइस, उसमें से बस एक ही यूनिट सेंसिटिविटी कंसीडर करो जीडीपी ग्रोथ रेट एंड ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ। बोले ए एंड बी का यूनिट सेंसिटिविटी ए एंड बी का पोर्टफोलियो बनाओ एंड उस पोर्टफोलियो के केस में कितना बेटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा उसका कैलकुलेशन करो। वेरी इजी क्वेश्चन, ये वाला अच्छा वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी गुड टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू। पहले बट 2 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, फिर 3 पे मूव करेंगे, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो सो आंसर लिखेंगे हम लोग। आप लोगों को कुछ लिखना रहेगा या हो क्वेश्चन में तो प्लीज फटाफट पॉज करना। ही दिखा रहा हूं इतना बार, ऊपर वाला तो काफी बार दिखा चुका। चलो ना आंसर, एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, सबसे पहले एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या होता है? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, इसलिए एकदम अच्छे से लिखा के दे रहा हूं। एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, बस आपने हैंडराइटिंग पे कमेंट कुछ नहीं करना, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी हैंडराइटिंग को अभी ध्यान देने का। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस, मैं अभी कुछ है ना आपको डिनोटेशंस दिखाने वाला हूं। आर एफ प्लस जो आर एम माइनस आर एफ वो मार्केट रिस्क प्रीमियम था। नो, वी डोंट वांट मार्केट रिस्क प्रीमियम, वी वांट फैक्टर रिस्क प्रीमियम।
तो फैक्टर रिस्क प्रीमियम एफ आर पी 1 पहले फैक्टर का रिस्क प्रीमियम इनटू पहले फैक्टर का बीटा, तो बीटा एफ वन, तो मैं इसको ऐसा बोलूं, बीटा F1 नहीं तो बीटा 1 बोल देता हूं। पहले फैक्टर का प्रीमियम FRP1 इंटू बीटा 1 प्लस FRP2 इंटू बीटा 2। क्लियर? आर यू गाइस गेटिंग? एक ही स्टॉक का ले रहा हूं मैं, एक ही स्टॉक के केस में, ये तो इंडिविजुअली हर एक स्टॉक का निकालना पड़ेगा ना। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे दो फैक्टर्स है तो मेरा ये इक्वेशन नहीं बनेगा इसे। पहले फैक्टर का रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा ऑफ दैट फैक्टर, तो साहब मुझे मिल जाएगा उस फैक्टर की वजह से कितना एक्सपेक्टेड है, एंड सेकंड फैक्टर, तो ये दोनों फैक्टर्स बोला तो टोटल स्टॉक रिस्क प्रीमियम, टोटल स्टॉक का प्रीमियम। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ expected return of stock A and B। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करो बोले A एंड B का। तो स्टॉक A के केस में अगर मैं देखूं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू कैसा बनेगा, RF कितना था 6%, 6% इंटू FRP1 पहले फैक्टर रिस्क प्रीमियम 3% इंटू बीटा 1 0.6 रिस्क फ्री रिटर्न दैट इज 6% प्लस 3% इंटू बीटा 1 कितना था 0.6 प्लस 5% सेकंड फैक्टर का रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा 2 कितना था 0.8। ठीक है, तो 6% प्लस, बच्चों जैसा लिख के दे रहा हूं मैं, नको जाने दो, कितना आया था 11.8% आया था। ठीक है, सेम वे स्टॉक बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 6%, इसका कैलकुलेशन नहीं करा था हम लोगों ने, 3% इंटू 1.3 एंड 1.6 है, 1.3 एंड 1.6 प्लस 1.6 कितना बनेगा करो, 3 इंटू 1.3 दैट इज 3.9 ना, क्यों ऐसा करते हो, 3.9 and 5 into 1.6, so 8, that is 3.9 plus 8, 11.9 plus 6, that is 17.9%। अगर इधर गलत हो रहा मतलब आपके जिंदगी में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज उसको पहले सुधारो और इसको फिर आगे सुधारो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिमाग में कुछ और चीजें चलनी नहीं चाहिए पढ़ते समय। ठीक है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। सेकंड क्वेश्चन बोले साहब अगर मैं देखूं कि मेरा पोर्टफोलियो में शॉर्ट सेलिंग करा है ए का 20 लाख रुपए एंड अगर इन्वेस्ट करा है 100 लाख रुपए बी में, टोटल मेरा स्टॉक का अवेलेबिलिटी कितना है 80 लाख रुपए। तो ध्यान रखना, पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसे बनेगा मेरा, पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या बोलता है, कैसे हुआ है मेरा पोर्टफोलियो कंपोज, स्टॉक ए शॉर्ट सेल कितने लाख का 20 लाख का, एंड स्टॉक बी इन्वेस्ट कितना 16 लाख रुपए। तो -20 और 16 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। या आउटफ्लो इनफ्लो के सिंबल के साथ मैच मत करना प्लीज इसको। तो टोटल कितना बना 80 लाख रुपए। ठीक है, टोटल 80 लाख हुआ। अभी ध्यान रखना वेट्स लेने आप लोगों को,
वेट्स लेने आप लोगों को। वेट्स कैसे निकालोगे? वेरी इजी, -20/80, -20/80 एंड यहाँ पे 100/80, यही तो वेट बनेगा ना भैया। इसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है, तो ये बना 0.25 निगेटिव और ये 1.25 पॉजिटिव। सो दोनों का टोटल 1 बनना चाहिए। अगर आपका कुछ और बन रहा है तो फिर कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ। 0.27, हाँ बराबर है ना, 0.25 ही आएगा ना। 100/80 0.25, हाँ सही है। तो दोनों का टोटल 1 बनेगा। परफेक्ट। तो ये वेट्स मिल गए। वेट्स मिलने से क्या होएगा, इंडिविजुअल रिटर्न्स हमारे पास है ना, तो इंडिविजुअल रिटर्न्स को हम लोग लेके जाएंगे इस पर्टिकुलर वेट्स में, तो हमारा कैलकुलेशन बन जाएगा। ठीक है, बट हमारे पास सबसे पहले तो है ना, अभी क्या चाहिए हमारे पास, बीटा चाहिए, बीटा। तो ये वेटेड के हिसाब से, वेट्स के हिसाब से बीटा भी निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड बीटा, पोर्टफोलियो कंपोजिशन हुआ, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड बीटा। ऑफ फैक्टर्स इन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हर एक फैक्टर्स का वेट बीटा कितना होगा, बिकॉज हमारे पास 4 बीटा है ना भैया, 4 बीटा नहीं चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को 2 चाहिए। तो ये दोनों को क्या करेंगे रे, वेटेड निकालेंगे। तो यहाँ पे वेट्स असाइन करके दोनों का है ना, हम लोग है ना बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो बीटा, पहले का बीटा कितना आएगा, पहले फैक्टर का, सॉरी ये इसका, इधर इधर ऐसे करना चाहिए था। पहले फैक्टर का कितना और दूसरे फैक्टर का कितना। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड बीटा ऑफ फैक्टर्स इन द पोर्टफोलियो। सो फैक्टर 1 का वेटेड बीटा कितना बनेगा, इसको बोल देते हैं बीटा 1, दैट इज बीटा F1 इंटू वेट ऑफ 1 प्लस बीटा F2 इंटू वेट ऑफ 2, वेट ऑफ ए प्लस, क्या कर सकते रहे हम लोग, प्लीज बताओ मुझे। हम लोगों को बीटा F1 चाहिए, यहाँ पे जो था, एक बार रुको, अच्छे से लिखता हूँ, आपको ये सिंबल से कंफ्यूजन होने वाला है। सिंपल एकदम अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो। सो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो वेट आ रहा है, यहाँ पे ऊपर वेट्स के क्या सिंबल दिए हम लोगों ने, कुछ नहीं दिए ना। सो वेट ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ फैक्टर 1, सो दैट इज बीटा ऑफ ए, इन केस ऑफ फैक्टर 1 ही लिख रहे सब तो जाने दो, वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी, ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, बट ये जो भी बीटा है ये सब है ना फैक्टर 1 का चल रहा है, दोनों के दोनों बीटा। ठीक है, ऊपर जो दिए थे वो क्लियर है। तो वेट ऑफ ए कितना बन रहा है, -0.25 इंटू बीटा ऑफ ए इन केस ऑफ फैक्टर 1 कितना था, बीटा ऑफ ए इन केस ऑफ फैक्टर 1, लुक एट दिस, बीटा ऑफ ए इन केस ऑफ फैक्टर 1 0.6, बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ बी इन केस ऑफ फैक्टर 1 दैट इज 1.3, तो 0.6 एंड 1.3 ये दोनों आएगा। 0.6 प्लस 1.25 इंटू 1.3, 0.6 इंटू 0.25, 0.15, and after that 1.25 into 1.3, 1.625 minus 0.15, 1.475। पहले फैक्टर का बीटा कितना बना पोर्टफोलियो में, 1.475, सेम चीज फैक्टर 2 बीटा, समझ गए होगा आप लोगों को। वेट ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए, बट फैक्टर 2 के लिए वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी, बट ये सब फैक्टर 2 का चल रहा है अभी। 0.25 इंटू फैक्टर 2 के केस में बीटा कितना है ए का, 0.8 एंड देन 1.6 आएगा बीटा बी का, 0.8 प्लस 1.25 इंटू पॉइंट, कितना था रे,
6 था, 0.8 एंड 1.6। हाँ, तो 0.25 इंटू 0.8, 0.20 माइनस 0.20 प्लस 1.25 इंटू 1.6, 2, सो 1.80। क्लियर? एकदम अच्छे से समझ गया। तो दोनों फैक्टर के पोर्टफोलियो के बीटा मिल गए। अभी देखो ध्यान रखो, सिर्फ फैक्टर का पोर्टफोलियो का बीटा मिला है हम लोगों को। अभी फैक्टर का हम लोगों ने ये बीटा बीटा का जो फैक्टर्स के जो बीटा है पोर्टफोलियो में, उसको अप्लाई करके हम लोगों को वेटेड एवरेज रिटर्न निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। हमारे क्वेश्चन में दो चीजें थी, बीटा तो निकल गए, फैक्टर सेंसिटिविटी निकल गए। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड बीटा ऑफ फैक्टर्स इन द पोर्टफोलियो, दैट इज फैक्टर सेंसिटिविटी। फैक्टर सेंसिटिविटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, पूछा था मतलब हमें, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो ईआरपी कैसे बनेगा? इज इक्वल टू आरएफ प्लस बोलो मुझे, फैक्टर रिस्क प्रीमियम पहले वाला 3% इंटू दैट पर्टिकुलर बीटा एंड 5% इंटू दैट पर्टिकुलर बीटा सेकंड फैक्टर का। तो पहले केस में क्या करेंगे? फैक्टर रिस्क प्रीमियम 1, एफआरपी 1 इंटू बीटा 1 प्लस एफआरपी 2 इंटू बीटा 2, 6% प्लस 3% इंटू बीटा 1 कितना था? 1.475 प्लस 5% इंटू 1.80, 3 इंटू 1.475, 4.425, 6%, 4.425% प्लस 1.8 इंटू 5, 9%, 19.425%। ठीक है, क्लियर विद दिस? समझ गए? समझ गया क्या रे? आई होप यू गाइस आर क्लियर, है ना? अच्छे से समझ गया। चलो, ये दूसरा क्वेश्चन भी डन हमारा। अभी हमारा बचा है बस तीसरा क्वेश्चन, ये जो कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो वाला था। तो इसके लिए पहले तो यूनिट सेंसिटिविटी कंसीडर करना जरूरी है। चलो पहले तो है ना, आप लोगों को कुछ बचा होगा ये लिखना, तो प्लीज लिखा के ले लो फटाफट से वीडियो को पॉज करके। मैं थोड़ा है ना स्मॉल करता हूँ इसको। हाँ ठीक है, ये पहले लिख के ले लो। यस, आई होप हो गई आपका ये लिखे। अभी मैं आपको फटाफट से समझा रहा हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन, प्लीज अच्छे से ध्यान दो क्या बोल रहे देखना। कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो यूजिंग ए एंड बी विथ यूनिट सेंसिटिविटी। क्या बोल रहा हूं? कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो यूजिंग ए एंड बी विथ यूनिट सेंसिटिविटी टू द जीडीपी ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनिट सेंसिटिविटी टू द जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब बोल रहे जो जीडीपी का ग्रोथ रेट का फैक्टर है ना, उसको एक का सेंसिटिविटी लगाओ। कितना? यूनिट सेंसिटिविटी, माने सेंसिटिविटी इज वन ऑफ दैट फैक्टर। तो मैं पोर्टफोलियो ऐसा बनाऊं जहां पे ये जीडीपी ग्रोथ रेट वाला जो फैक्टर आएगा उसका ओवरऑल बीटा कितना रहेगा पोर्टफोलियो में? 1 रहेगा। ध्यान देना, ये सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था कि फैक्टर 1 का बीटा कितना बनेगा। फैक्टर 1 का बीटा आया था 1.475। तो हमें इधर क्या चाहिए? फैक्टर 1 कौन सा है? फैक्टर 1 इज द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड सेकंड फैक्टर इज ऑयल प्राइस। तो पहले फैक्टर का बीटा यूनिट सेंसिटिविटी होना चाहिए। पहले फैक्टर का कितना होना चाहिए? यूनिट सेंसिटिविटी होना चाहिए, माने बीटा 1 होना चाहिए। तो ये बीटा 1 आने के लिए बीटा 1 का कैलकुलेशन जो आएगा, फैक्टर 1 का बीटा 1 शुड बी द 1। फैक्टर 1 का बीटा शुड बी 1 बोले तो फैक्टर 1 का बीटा अगर 1 लाना है तो मुझे ऐसा कौन सा पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए? तो आई नीड टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वेट ए एंड वेट बी।
कंसीडरिंग कि इसका वेटेड एवरेज बीटा 1 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो बोल रहे हैं अगर फैक्टर 1 का यूनिट सेंसिटिविटी रखेंगे, मतलब एक ही बीटा आएगा, फैक्टर 1 का ओवरऑल वेटेड बीटा कितना आएगा, 1 आएगा। फैक्टर 1 का वेटेड बीटा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ये 1 आना है तो आप लोगों के पास ए एंड बी का कैसा कंपोजिशन होना चाहिए, वो कंपोजिशन पता लगेगा। बट क्या बोले, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट कंपोजिशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि पोर्टफोलियो को कंसीडर करो, कैलकुलेट करो, सॉरी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करो यूजिंग ए एंड बी विथ यूनिट सेंसिटिविटी टू जीडीपी ग्रोथ रेट, एंड फिर बीटा ऑफ दिस पोर्टफोलियो निकालो पूरा। तो मतलब अभी भी पोर्टफोलियो का सिर्फ वो एक ही फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा। गाइस कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोले तुम लोग बेस क्या लो, बेस लो यूनिट सेंसिटिविटी टू जीडीपी ग्रोथ रेट, बट पोर्टफोलियो अभी भी दोनों फैक्टर से ही अफेक्ट होने वाला, क्योंकि स्टॉक ए एंड बी से पोर्टफोलियो बनने वाला। गेटिंग माई पॉइंट? मैं बोलूं भैया तुम्हारे पोर्टफोलियो में स्टॉक ए एंड बी है, स्टॉक ए अफेक्ट होता है 2 फैक्टर से, बी भी अफेक्ट होता है 2 फैक्टर से। कम ऑन गाइस, अगर मैं बोलूं मेरा स्टॉक ए एंड बी ये दोनों फैक्टर्स से अफेक्ट होने वाला स्टॉक्स है, एंड उन 2 स्टॉक्स का मैं अगर पोर्टफोलियो बनाऊं तो उस पोर्टफोलियो में मेरे फैक्टर्स भी तो दोनों ही आने चाहिए। बट सर यहां पर तो बोला एक ही फैक्टर है। भैया वो फैक्टर क्यों बोला, वो बोले उसमें से जो एक फैक्टर है ना उसका बीटा, वेटेड बीटा 1 आना चाहिए। तो दूसरे का कितना वेटेड बीटा वो नहीं पता ना, वो तो आएगा तो आएगा, जितना भी आएगा उतना आएगा। हमारे लिए क्या लेना देना, हमारा टारगेट है कि पहले फैक्टर का 1 बीटा हो, पहले फैक्टर का बीटा 1 हो तो वैसा पोर्टफोलियो बनाना, पहले फैक्टर का बीटा 1 हो तो वैसा पोर्टफोलियो बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर के बीटा को 1 कंसीडर करके कितना मेरा कंपोजिशन बनना चाहिए, मतलब वेट कितना आना चाहिए ए एंड बी का, वो निकालेंगे वेट को। अभी ए एंड बी का एक बार वेट समझ गए हमें कि एक को इतना करना इन्वेस्ट, बी को इतना करना, तो ए का वेट पता लग गया, बी का वेट पता लग गया। तो उस वेट में अगर मैं सेकंड फैक्टर के बीटा को लाऊं तो मेरा सेकंड फैक्टर का पोर्टफोलियो वेटेड बीटा कितना बनेगा वो पता लग जाएगा। एंड मेरे पास ये कोई चैलेंज नहीं कि सेकंड फैक्टर का बीटा कितना होना चाहिए, नो, आई जस्ट हैव अ चैलेंज कि मेरा पहले फैक्टर का बीटा 1 होना चाहिए। यूनिट सेंसिटिविटी पहले फैक्टर का बीटा 1 होना चाहिए पोर्टफोलियो में, मेरे पास उतना ही टारगेट है। तो मैंने क्या करा, उस टारगेट को सामने लेके मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया और वेट्स निकाले ए एंड बी के, कि मेरा ए कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में, बी कितना होना चाहिए। एक बार ए एंड बी का वेट्स पता लग गया विद द यूनिट सेंसिटिविटी टू जीडीपी ग्रोथ रेट, तो उस वेट्स के हिसाब से मेरा बी, अगर मैं सेकंड फैक्टर का बीटा निकालू तो वो वेटेड बीटा कितना आएगा, दैट इज व्हाट योर सेम कैलकुलेशन जो हमने बीटा 2 में किया। ये वेट्स हमें वेट ए एंड वेट बी ऊपर के कैलकुलेशन से मिल जाएंगे पहले वाले। फिर बीटा ए हमारे पास है, बीटा बी हमें निकालना है, सॉरी बीटा ए एंड बीटा बी तो हमारे पास इंडिविजुअली है ही ऊपर दिए हुए, समझे क्या, इंडिविजुअल स्टॉक के सेकंड फैक्टर्स के बीटा तो दिए हुए हैं, सिर्फ वेट्स हमें पहले कैलकुलेशन से लेने, और ये जो कैलकुलेशन करा वैसे ही कैलकुलेशन करना सेकंड फैक्टर का बीटा। एंड फिर पहले फैक्टर का बीटा मिला, सेकंड फैक्टर का बीटा मिला, एफआरपी ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है, फैक्टर रिस्क प्रीमियम, यूज दैट एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। दैट्स इट गाइस, कम ऑन, बन गया आपका पोर्टफोलियो और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मिल गया। पोर्टफोलियो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है। पहला कंस्ट्रक्ट करो पोर्टफोलियो को, तो वो कंस्ट्रक्ट करना माने वेट्स निकालना ए एंड बी के, तो वो वेट्स तो हम पहले कैलकुलेशन में निकाल लेंगे। देन बोले बेटा निकालो पोर्टफोलियो का, तो बेटा हम लोगों को फैक्टर से मिल जाएगा। एंड थर्ड चीज एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे हमने सेकंड कैलकुलेशन में करा वही, सिर्फ इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अलग इस यूनिट सेंसिटिविटी लेके वेट्स निकालना, एंड फिर उस वेट्स के बेसिस पे वेटेड बीटा निकालना सेकंड फैक्टर का, एंड देन फिर पोर्टफोलियो बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छे समझ गए आप लोगों को? प्लीज इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट 1, रिवीजन 1, इसको रिवीजन करके मार्क कर लेना। इजी है बट अच्छा वाला क्वेश्चन है, समझ गए? ये यूनिट सेंसिटिविटी से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर। सो सबसे पहले हम लोगों को कंसीडरिंग यूनिट सेंसिटिविटी, सो थर्ड नंबर का कैलकुलेशन है हमारा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। कंसीडरिंग यूनिट सेंसिटिविटी to factor 1, considering unit sensitivity to factor 1, that is GDP growth rate, that is GDP growth rate, it means
बीटा वन, बीटा ऑफ फैक्टर बीटा, फैक्टर वन बीटा, फैक्टर वन बीटा, इसको बीटा वन बोल देते हैं, शुड बी वन, इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। क्लियर? पहला चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, एक सेकेंड होल्ड करो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो यूजिंग यूनिट सेंसिटिविटी इन ब्रैकेट आपके लिए लिख देना बस, या आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, सेल्फ नोट करके। दिस मीन्स you have to calculate weights of individual stock, that is A and B in this case, in the portfolio, in portfolio। ठीक है, क्लियर? कैसे निकालेंगे? सिंपल है, वेट ऑफ ए इंटू बीटा वन, बीटा वन नहीं बोलते, बीटा वन तो ऊपर ले चुके हैं, तो बीटा ए बोलते हैं फैक्टर वन के केस में, बीटा ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा बी इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू बीटा वन। ठीक है, ऐसा करते हैं। एंड अभी नंबर पिकअप करते हैं, नंबर डालते हैं इधर, वेट ऑफ ए इज इंटू बीटा ए कितना था पहले फैक्टर के केस में, इंडिविजुअल बीटा 0.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.6 एंड 1.3, 0.6 एंड 1.3 पहले फैक्टर के दो इंडिविजुअल बीटा, 0.6 एंड 1.3, 0.6 प्लस वेट ऑफ बी इंटू 1.3 इज इक्वल टू बीटा वन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी पुट किया मैंने 1। ठीक है, अभी सर वेट्स निकालने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी शुड बी योर 1, तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर 1 होता है तो वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ ए, कर सकते हैं ऐसा। तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ ए, तो पुट करो वेट ऑफ बी को 1 माइनस वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए इंटू 0.6 प्लस 1 माइनस वेट ऑफ ए इंटू 1.3 इज इक्वल टू 1। वेट ऑफ ए का कैलकुलेशन करो कितना बनता है, वेट ऑफ ए मिल जाना चाहिए आप लोगों को 3/7, 3/7, अगर पॉइंट में नहीं ले पूरा तो ये 3/7 बेटर कैलकुलेशन होएगा, तो 3/7 ले रहे। आप लोग चाहो तो पॉइंट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3/7 पुट करता हूं तो वेट ऑफ बी मिल जाएगा, वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7 दैट इज 4/7। क्लियर? वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी मिल गया। नाउ बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन ऑफ बीटा 2, ऑफ फैक्टर 2, इसको ब्रैकेट में बोलेंगे बीटा 2, तो बीटा 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू बीटा ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा बी। वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 3/7 इंटू बीटा ए कितना है ऊपर क्वेश्चन में, देखो बड़ा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, 0.8 एंड 1.6 है, यहाँ पे आएगा 0.8
एंड 4/7 इंटू 1.6। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा 1.257। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर। तो दूसरे फैक्टर का बीटा मिल गया, बीटा 1 आया 1 जो हमारा टारगेट था, बीटा 2 मिल गया 1.257। अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो। बीटा 2 ऑफ पोर्टफोलियो मिल गया, अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। बीटा 2 ऑफ पोर्टफोलियो मिल गया, बीटा 2 मिल गया, कंस्ट्रक्शन कर लिया था बीटा ऑफ फैक्टर 2 पोर्टफोलियो एंड देन नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ईआरपी जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं उसी हिसाब से, ईआरपी इज इक्वल टू आरएफ प्लस FRP1 इंटू बीटा 1 प्लस FRP2 इंटू बीटा 2। RF 6% प्लस FRP1 3% था इंटू बीटा 1 हमें पता है 1 है यूनिट सेंसिटिविटी, FRP2 5% था इंटू बीटा 2 निकाल चुके हैं 1.257 ऊपर। तो 6% प्लस 3% 9%, 9% प्लस ये देखो कितना बनता है 5 इंटू 1.257, तो 6.285 प्लस 9%, तो ये बनेगा 15.29%, 15.285%। पूरा अगर डिटेल में लेता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया एक्सपेक्टेड रिटर्न का। आई होप यू गाइस आर क्लियर, समझ गए एकदम अच्छे से। तो ये है हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। अभी इसमें एक दो चीजें आएगी छोटी मोटी, तो हम लोग करेंगे बाद में, और एक कैलकुलेशन करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे एकदम बढ़िया वाला, बट वो क्वेश्चन मुझे लगता है हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में और एक क्वेश्चन लेंगे, 2-3 सिनारियोज ले लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बढ़िया से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, एंड फिर हम वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने कर लिया है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी विद दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ओके चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से ध्यान रखो अपना, खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।